नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। लिखो हेडिंग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब दो फंक्शन को मर्ज करना। मान लेते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है बेटा f(x) और एक फंक्शन है g(x), दोनों के अपने अपने काम है ना। तो अगर हम इन दोनों फंक्शन को एक साथ रन कराएं, एक साथ रन कराने का मतलब है एक ही मशीन के अंदर दोनों का प्रोसेसिंग रख दें, है ना, f(x) का भी और g(x) का भी, कि जो कोई भी इनपुट होगा वो पहले f(x) के अंदर जाएगा और फिर बाद में उसके आउटपुट को किस में डालेंगे, g(x) में, और g(x) का आउटपुट ही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं दो फंक्शन का मर्ज करना। लेकिन दो फंक्शन मर्ज हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता, उसके लिए कुछ कंडीशन है जो हमें समझनी पड़ेगी, है ना। तो पहली बात तो ये समझो कि बेटा अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन अपने पास में, तो इनका मर्ज जो है या कंपोजिशन है वो या तो f(g) से बताया जाता है या फिर किससे बताया जाता है, g(f) से बताया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। या तो क्या लिखा जाएगा, f(g) को अगर हम और किसी और तरीके से देखें तो f(g(x) बोल सकते हैं। ठीक है, और g(f) का मतलब होगा g(f)(x). ठीक है, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, या कभी कभी दोनों भी बन सकते हैं, है ना। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो कंडीशन क्या है, सुनो मेरी बात। अगर f डिफाइंड होता है बेटा a to b और g डिफाइंड होता है बेटा b to c, ठीक है, तो फिर कंपोजिशन तभी पॉसिबल होगा, है ना, जब पहले फंक्शन का डोमेन और दूसरे फंक्शन का कोडोमेन सेम होगा। अब ध्यान दो, f का डोमेन क्या है, यहाँ अगर इसकी बात करें तो f का डोमेन क्या है बेटा, a, ठीक है, और g का कोडोमेन क्या है, c। क्या a और c हम हमेशा इक्वल बोल सकते हैं, नहीं, नाम अलग अलग दिए हैं तो नॉर्मल सी बात है कि अलग अलग होंगे तभी नाम अलग अलग दिए हैं, नहीं तो सेम नहीं दे देते क्या। g की बात करते हैं g(f) की, g का डोमेन क्या है बेटा b, और f का कोडोमेन क्या है b। क्या ये दोनों सेम है, सेम है। इसका मतलब है कि अगर एक फंक्शन f a to b में डिफाइन किया गया और एक फंक्शन g b to c में डिफाइन किया गया, तो उन दोनों का कंपोजिशन केवल कौन सा वाला पॉसिबल होगा, g(f) वाला पॉसिबल होगा, f(g) वाला पॉसिबल नहीं होगा। इट कांट बी पॉसिबल एंड इट विल बी पॉसिबल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे अपन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उन्हीं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जिसके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, केवल उन्हीं का हम प्रोडक्ट कर पाते थे। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। पहले फंक्शन, पहले मतलब जो कंपोजिशन दिखा रहे ना अपन, उसमें जो पहले कौन सा आ रहा है, इसमें g दिख रहा है पहले अपने को, बाद में कौन सा दिख रहा है, f। तो पहले फंक्शन का डोमेन और दूसरे फंक्शन का कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, देन ओनली कंपोजिशन इज पॉसिबल, ऐसा कहेंगे अपन। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। एक बात तो ये है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट सुनो। जिस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने रिजल्ट फाइंड करने से पहले ही रिजल्ट का ऑर्डर डिसाइड करना सीख लिया था, याद होगा आपको। अगर मैट्रिक्स A था अपने पास में जिसका ऑर्डर था बेटा 2/3 और मैट्रिक्स B था अपने पास 3/4, तो अपन रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बता दिया करते थे, 2/4। बिना मैट्रिक्स फाइंड करे मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देते थे कि अपन बता देते थे। वैसे ही जब कभी दो फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे हैं, कंपोजिशन एग्जिस्टेबल आ रहा है, तो वो कौन से दो सेट के बीच में डिफाइन होगा ये भी हम पहले ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ f कौन से दो सेट के बीच में डिफाइन है, a और b के बीच में, g किन दो सेट के बीच में डिफाइन है, b और c। अब फंक्शन है तो कोई ना कोई दो सेट के बीच में डिफाइन तो होगा ही, तो ये भी तो एक फंक्शन ही है। ये कौन से दो सेट के बीच में डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होगा बेटा फ्रॉम a to c। ये बिल्कुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा है बेटा। देखना, हमने ये सीखा था, मैं आपको और क्लियर करता हूँ, 2/3 और 3/4। तो इन दोनों को तो हम ये जानने में यूज़ करते थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और बाकी दोनों को हम किस लिए यूज़ करते थे, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाने में। वैसे ही बेटा f डिफाइंड फ्रॉम a to b
और G डिफाइन फ्रॉम B टू C। तो GOF डिफाइन होगा कब होगा, जब G का डोमेन और F का कोडोमेन सेम होगा तो डिफाइन होगा। ये तो कह दिया अपन ने। इन दोनों का यूज़ तो हो गया है किसको डिफाइन करने में, कि कंपोजिशन होगा कि। अब बचे दो सेट, कौन से सेट बचे, A और C। इन दो को हम यूज़ करेंगे इसके लिए सेट बनाने में। तो A की पोजीशन अभी किस पोजीशन पर है, डोमेन की कोडोमेन। A कौन सी पोजीशन पर है, डोमेन की कोडोमेन, डोमेन, तो वो यहाँ पर भी डोमेन की पोजीशन पर ही आएगा। और C कौन सी पोजीशन पर है, कोडोमेन, तो यहाँ पर C कोडोमेन की पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरह से हम कंपोजिशन फंक्शन को फाइंड करने से पहले ही ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन कौन से दो सेट के बीच में डिफाइन होगा। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी अपन ने। पहली बात तो कंपोजिशन, दो फंक्शन का कंपोजिशन कब पॉसिबल होगा ये डिसाइड करना, और अगर पॉसिबल हो जाए तो फिर वो कौन से दो सेट के बीच में डिफाइन होगा ये समझना। ये दोनों बातें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गई क्या, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए, अब जब आपने ये समझ लिया है तो तीसरा पार्ट आता है कि ये कंपोजिशन होगा कैसे, मतलब कंपोजिशन करते कैसे हैं। तो ध्यान दो, मान लो कि एक फंक्शन है बेटा R2R डिफाइन है और G फंक्शन है डिफाइन है R2R, सच दैट fx इक्वल टू साइन एक्स और gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब हमें ये देखना है कि कंपोजिशन कौन कौन सा पॉसिबल होगा, और अगर पॉसिबल होगा तो कौन से दो सेट के बीच में होगा, और फिर कंपोजिशन करा कैसे जाएगा। तो पहली बात तो अपन ये चेक करते हैं, या आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ FOG पॉसिबल है। FOG कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ, तो F का डोमेन G का कोडोमेन इक्वल है, विच मीन्स इज एग्जिस्टेबल और नॉट एग्जिस्टेबल है। कहाँ से कहाँ तक होगा, R2R, है ना, क्योंकि यहाँ चारों ही सेट R2R है इसलिए ये R2R हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ तक आ गए, मतलब कि कौन सा ये एग्जिस्टेबल होगा कि नहीं होगा वो क्वेश्चन का आंसर आ गया, और कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्टेबल होगा ये भी हमें मिल गया। अब तीसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कंपोजिशन फाइंड कैसे करेंगे। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि FOGX को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, FOGX को कैसे लिख सकते हैं हम, F ब्रैकेट GX लिख सकते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें GX की जगह GX का एक्सप्रेशन रख देना चाहिए। क्या रख दें अपन, एक्स स्क्वायर, GX एक्स स्क्वायर था वो लिख दिया। अब जैसे FX इक्वल टू साइन एक्स है, और मैं पूछूँ आपसे साइन F1 क्या लिखोगे, मान लो FX इक्वल टू साइन एक्स है तो F1 क्या लिखोगे, साइन 1। F पाई बाई 2 क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 2। F पाई क्या लिखोगे, वैसे ही F एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कंपोजिशन बन गया। ये पहले पार्ट का आंसर आ चुका है अपने पास में, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। इसी तरह से दूसरा क्या, GOF डिफाइन होगा क्या, कैसे चेक करते हैं, सेट नहीं फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन क्या है, R, सेकंड फंक्शन का डोमेन कोडोमेन R, तो एग्जिस्टेबल है। कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्टेबल होगा, R2R होगा। इसके बाद GOF को हम लिख पाएंगे GFX, तो GFX की जगह क्या लिखें, साइन एक्स। अब यहाँ देखो GX लिखा है एक्स स्क्वायर, मैं पूछूँ आपसे G1 क्या होगा तो क्या बोलोगे, 1 स्क्वायर। G5 क्या बोलोगे, 5 स्क्वायर। G10 क्या बोलोगे, 10 स्क्वायर। G साइन एक्स क्या बोलोगे, साइन एक्स स्क्वायर। देखो इसको बोलने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ये बोल रहे हो तो ये तो गलत है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो तो ये सही है। और या फिर आप ये बोल दो साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, ये और ये डिफरेंट होते हैं बेटा, मानते हो इस चीज़ को, समझते हो ये बातें कि हाउ आर दीज डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। इसमें स्क्वायर केवल किस पर लगा हुआ है, एक्स पर, उसमें स्क्वायर किस पर लगा हुआ है,
पूरे फंक्शन पर साइन एक्स का होल स्क्वायर है वो, इट इज़ इक्वल टू एज वेल, ये किसके इक्वल है, साइन एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल है ये पूरा फंक्शन के इक्वल है। और ये केवल इसमें स्क्वायर किस पर लगा हुआ है, एक्स पर लगा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स। आप जब भी स्क्वायर लगा रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर तो इस चीज़ से बचो कि आप बिना ब्रैकेट के तो स्क्वायर नहीं लगा रहे हो, अगर ब्रैकेट के साथ लगाते हो तो भी सही माना जाएगा, नहीं तो वो पावर वाली 2 जो है वो किसके बीच में आनी चाहिए, साइन और एक्स के बीच में आनी चाहिए, तो उसे साइन स्क्वायर एक्स बोला जाएगा। आप साइन एक्स स्क्वायर बोलने से बचो, या तो बोलो साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का यानी साइन एक्स के पूरे का स्क्वायर, और या फिर आप बोलो साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर मत बोलो क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर ये है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। देखो कंपोजिशन को बताने का एक अलग तरीका भी अपन यहाँ, मतलब वो फंक्शन का जो फॉर्म है वही अलग है, तो कंपोजिशन कैसे करेंगे उसको समझते हैं अपन। ध्यान दो, देखो f डिफाइंड है 2 3 4 5 2 3 4 5 9, g डिफाइंड है 3 4 5 9 2 7 11 15। इस तरह से डिफाइन किया है कि f ऑफ 2 इक्वल टू 3 है, f ऑफ 3 इक्वल टू 4 है, f ऑफ 4 इक्वल टू 5 है, f ऑफ 5 भी 5 है, g ऑफ 3 भी g ऑफ 3 और g ऑफ 4 दोनों 7 है, g ऑफ 5 और g ऑफ 9 दोनों 11 है। हमें g ऑफ फाइंड करना है ना। तो पहली बात तो g ऑफ डिफाइन होगा क्या, क्यों डिफाइन होगा, g का डोमेन क्या है, g का डोमेन सेट ऑफ 3 4 5 9 और f का कोडोमेन 3 4 5 9 है, सेम है, इसका मतलब एग्जिस्टेबल है। कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्टेबल होंगे, सेट ऑफ 2 3 4 5 2 7 11 15। यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या, ये तो कोई टिपिकल केस नहीं है। अब ध्यान दो, हमें ये जो फंक्शन की फॉर्म दी हुई है समझ में आ रही, कौन सी फॉर्म दी हुई है, फंक्शनल वैल्यू फॉर्म, इनपुट आउटपुट फॉर्म मैंने लिखवाई थी, 5 फॉर्म लिखवाई थी, उनमें से एक फॉर्म ये है। तो क्योंकि दोनों फंक्शन की यही फॉर्म दी हुई है तो अपन आंसर की भी यही फॉर्म निकालेंगे। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, इसको अपन लिखते हैं बेटा g ऑफ, ऐसा लिखते हैं ना। तो अपन यहाँ x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे बेटा, डोमेन से। x की वैल्यू हमेशा कहाँ से पुट की जाती है, डोमेन से पुट की जाती है, तो डोमेन से पुट करते हैं अपन। तो देखो, तो अपन लिखते हैं g f ऑफ 2, ठीक है। अब f ऑफ 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो f ऑफ 2 क्या लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, x की जगह 2 रख दिया ना अपन ने, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, f ऑफ 2 को। f ऑफ 2 कितना है 3, तो g 3 बन जाएगा, और g ऑफ 3 कितना है 7, तो ये 7 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये आई है g ऑफ 2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, g ऑफ 2 की वैल्यू, जब हमने इनपुट 2 दिया। अब ऐसे फाइंड करते हैं g ऑफ 3, विच मीन्स g ब्रैकेट f3। देखो f3 की वैल्यू कितनी है 4, तो g4 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 आ गया, समझ रहे हो, है ना। नेक्स्ट g o f आगे 4, दैट इज इक्वल टू g f ऑफ 4, f ऑफ 4 की वैल्यू 5 है, तो g ऑफ 5 की वैल्यू 11, तो इस तरह से 11 आ गया। फिर g o f 5, दैट इज g f ऑफ 5, दैट इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो g ऑफ 5 इक्वल टू 11। इस तरह से हमने कंपोजिशन को डिफाइन कर दिया, है ना। तो g ऑफ जो था वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हुआ था, डोमेन में 4 एलिमेंट थे, तो हमने एक एक करके चारों एलिमेंट के लिए आउटपुट निकाल लिया। देख लो आउटपुट उसी में से आ रहा है क्या, उसी में से आ रहा है जो आना चाहिए था, तो सब कुछ चीज़ें ठीक है। दिस इज़ द आंसर, कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें, है ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ क्या आपको पता है कि दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन कब कहा जाता है। जैसे दो सेट को इक्वल सेट हम तब कहते हैं जब उनके सभी एलिमेंट सेम हो, वैसे ही दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन कब कहा जाता है।
दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन तब कहा जाता है बेटा जब पहली बात तो उनके डोमेन सेम हो, दूसरी बात उनके कोडोमेन भी सेम हो, और तीसरी बात उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन वैल्यू पर आंसर भी सेम आए, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ क्या कि टू फंक्शंस f and g are called equal function if first domain of f is equals to domain of g, second codomain of f equal to codomain of g, और थर्ड f of a must be equal to g of a for all a belongs to domain, यानी कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बेटा उन पर f की वैल्यू और g की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं इसको कि रेंज इक्वल होनी चाहिए। सर रेंज इक्वल होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि दोनों के लिए सेम इनपुट पर आउटपुट भी कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब उसे अपन क्या कहते हैं, इक्वल फंक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इसने कहा है फाइंड GOF एंड FOG, पहले तो दोनों फाइंड करो और फिर बाद में ये प्रूफ करो कि GOF और FOG इक्वल नहीं है। तो अपन पहले FOG फाइंड GOF फाइंड करते हैं। GOF फाइंड करने के लिए बताओ कर सकते हैं क्या? G का डोमेन और F का कोडोमेन क्या है, R, तो कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, R to R। तो चलो अब फाइंड करते हैं। GOF x इक्वल टू G ऑफ fx, ऐसा लिखा जा सकता है। fx की जगह क्या रख दें अपन, cos x। तो बताओ अगर gx 3x स्क्वायर है तो g cos x किसके इक्वल होगा, 3 cos स्क्वायर x। भाई देखो जिस किसी को भी दिक्कत होना वो इसको ऐसे सॉल्व किया करो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, G1 फाइंड कर लो तो आप ये 3 इंटू 1 स्क्वायर तो करोगे, G5 फाइंड करो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 स्क्वायर तो करोगे, और ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ G cos x तो आप क्या करोगे, 3 इंटू यही तो लिखोगे। तो ये cos 3x स्क्वायर बना कि 3 cos स्क्वायर x बना, ऐसे सोचना चाहिए अपने। अगर अपने को इस चीज़ को डिसाइड करने में टाइम लगता है तो टाइम लो, लेकिन सही लिखना है। तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 3 cos स्क्वायर x। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास बेटा FOG। बताओ FOG डिफाइन होगा क्या, और होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा, R to R। इस बात पे कोई डाउट किसी को? तो FOGX दैट इज इक्वल टू F ऑफ GX इक्वल टू F ऑफ GX की जगह रख दूँ 3x स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा, F ऑफ 3x स्क्वायर क्या बनेगा? अगर